आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं एवं श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन। मैं डॉक्टर एस तिवारी, गवर्नमेंट कॉलेज पिथौरा, छत्तीसगढ़ से। आज हम बात करेंगे कंपनी और रियासतों के संबंध के विषय में। इसके अंतर्गत ये दूसरा वीडियो है। द्वितीय युग, अधीनस्थ अलगाव अथवा पृथक्करण की नीति सन 1814 से 1858 तक के विषय में हम बात करेंगे। इसके पूर्व रिंग फेंस की नीति या घेरा डालने की नीति किस प्रकार से थी, उस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रस्तावना से। इस काल के पूर्व लॉर्ड वेलेजली ने 1805 ईस्वी तक अंग्रेजी हुकूमत को भारत की सर्वश्रेष्ठ शक्ति बना दिया था। उसकी सहायक संधि की नीति के कारण अधिकांश भारतीय राजा अपनी विदेश नीति की स्वतंत्रता अंग्रेजों को समर्पित कर बैठे थे। इन नरेशों की आंतरिक नीति पर भी अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। इसके अतिरिक्त जो कार्य शेष था उसे लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पूर्ण कर दिया। 1818 ईस्वी तक अंग्रेज भारत में सर्वोच्च शक्ति बन चुके थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भारतीय नरेशों से जो संधियां की थीं, उसके अनुसार भारतीय नरेशों ने अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंप दी थी। अंग्रेजों ने यह घोषणा की थी कि वह देशी राज्यों के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, किंतु अंग्रेजों का हस्तक्षेप अनवरत रूप से बढ़ता ही गया, बढ़ते क्रम में रहा। अवध, मैसूर, नागपुर, उदयपुर आदि राज्यों में किए गए हस्तक्षेप इस बात के प्रमाण थे कि किस राज्य में कितना हस्तक्षेप किया गया। यह जो था वह अंग्रेज रेजिडेंट के व्यक्तित्व और स्वभाव पर निर्भर करता था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के विषय में यह बात स्वीकार की जाती है सामान्य तौर पर कि यद्यपि उसकी नीति अग्रगामी थी, परंतु उसने भारतीय नरेशों के राज्यों के आंतरिक मामलों में कम से कम हस्तक्षेप किया या हस्तक्षेप नहीं किया। लॉर्ड एम्स्टहर्ट को बर्मा युद्ध में संलग्न होने के कारण राज्यों के मामले में, देशी रियासतों के मामले में अधिक हस्तक्षेप करने का अवसर ही प्राप्त नहीं हो पाया। किंतु फिर भी भरतपुर राज्य में उसने हस्तक्षेप किया था, जब दुर्दनसाल ने राज्य के वास्तविक उत्तराधिकारी राजा बलदेव सिंह की गद्दी पर अधिकार कर लिया था और अंग्रेजों के विरुद्ध मराठा और राजपूतों से मिलने का प्रयत्न किया था। इस अवधि की स्थितियों पर दृष्टिपात करते हुए जब हम देखते हैं तो निम्न तथ्य प्रमाणित होते हैं या दृष्टिगोचर होते हैं। वो इस प्रकार से हैं। पहली स्थिति है, भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में अंग्रेज रेजिडेंट के द्वारा, अंग्रेज प्रतिनिधि के द्वारा, जो राजधानी में, शासक के राजधानी में रहा करता था, जिनसे सहायक संधि संपन्न होती थी, हस्तक्षेप लगातार बढ़ता चला जा रहा था, अनवरत रूप से बढ़ते क्रम में था। हस्तक्षेप की मात्रा बढ़ती जा रही थी, फ्रिक्वेंसी बढ़ती जा रही थी। इस काल के अंग्रेज गवर्नर जनरल साम्राज्यवादी थे तथा उनके द्वारा निरंतर साम्राज्य विस्तार किया गया। ये दूसरी विशेषता थी। तीसरी बात थी, अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति का आधार राजनीतिक एवं आर्थिक दोनों ही थे। राजनीतिक दृष्टि से अधिक भूमि पर प्रत्यक्ष नियंत्रण का प्रयास अंग्रेजों का था तथा आर्थिक रूप से भली भांति वे परिचित थे कि जितनी अधिक भूमि उन्हें प्राप्त होगी, आवागमन की सुविधा उतनी बढ़ सकेगी, आय में वृद्धि होगी, राजस्व प्राप्त होगा तथा व्यापार इससे समुन्नत हो सकेगा। अतः राजनीतिक एवं आर्थिक हित साधन के लिए साम्राज्य विस्तार की नीति का अनुसरण अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था। चौथी विशेषता या चौथा तथ्य था, अंग्रेज यह प्रदर्शित कर रहे थे कि वे भारतीयों के हित के लिए शासन पर अधिकार कर रहे हैं ताकि भारतीय जनता को अधिक से अधिक सुशासन एवं सुविधाएं प्रदान कर सकें। यद्यपि यह बात सत्य नहीं थी, वो अपने हित के लिए काम कर रहे थे, लेकिन प्रदर्शन ऐसा कर रहे थे कि भारतीयों के हित के लिए वो सारा काम भारत में कर रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि उन्होंने वाइट मैन्स बर्डन की थ्योरी प्रमाणित की थी कि गोरे लोगों का बोझ है कि भारतीयों को सभ्य बनाना, सुसंस्कृत बनाना, उन्हें सुशासन देना, ये सारी बुराइयां यहाँ पर थीं और भारतीयों के हित के लिए अंग्रेज भारतीय शासन पर अधिकार कर रहे थे, ऐसा उनका प्रदर्शन था। भारतीय नरेशों के शासन निश्चित रूप से दोषपूर्ण थे, किंतु
इसके लिए अंग्रेज अधिकारी ज़्यादा जिम्मेदार थे। अंग्रेज रेजिडेंट के विस्तृत अधिकार और उसकी हस्तक्षेप की नीति के कारण भारतीय नरेश अपने शासन में सुधार करने की स्थिति में नहीं थे। हेनरी लॉरेंस ने 1848 ईस्वी में लिखा था, अगर कुशासन की व्यवस्था के लिए कोई तरीका है तो वह यह है कि एक भारतीय नरेश और उसका मंत्री एक अंग्रेज रेजिडेंट द्वारा चालित संगीनों पर निर्भर करे। और जो निर्भर करते ही थे, इस कारण से यह अव्यवस्था व्याप्त थी, कुशासन की स्थिति निर्मित हुई थी। कुशासन के आधार पर साम्राज्य विस्तार की नीति लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल से प्रारंभ हुई। लॉर्ड ऑकलैंड के समय तक यह दृढ़तापूर्वक स्थापित कर दी गई थी। डायरेक्टरों की सभा के द्वारा 1841 में यह घोषित किया गया कि न्याय और सम्मान के साधनों द्वारा किसी भी भूमि और आय को ग्रहण करने का अवसर नहीं छोड़ा जाएगा। ये इनकी पॉलिसी थी अंग्रेजों की। हेस्टिंज का साम्राज्य विस्तार, इस काल में कंपनी ने सभी भारतीय राज्यों को अधीन बनाने का प्रयास किया। भोंसले हो, सिंधिया हो, होलकर हो, इन सभी को परास्त करके उनसे संधियां करके प्रदेश प्राप्त किए गए तथा अंग्रेज साम्राज्य में इनका विलय किया गया। सहायक संधि मध्य भारत और सौराष्ट्र के राज्यों तथा राजस्थान के 20 राज्यों से पृथक पृथक संधियां करके उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन कर लिया गया। इस प्रकार हेस्टिंज के शासनकाल तक पंजाब और सिंध को छोड़कर लगभग समस्त भारत पर कंपनी का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष आधिपत्य स्थापित हो चुका था। हेस्टिंज एवं डलहौजी के काल में सर्वाधिक क्षेत्रों का विलय किया गया। इस अवधि में युद्ध विजय, कुशासन के आधार पर एक विस्तृत क्षेत्र अंग्रेज साम्राज्य में सम्मिलित किया गया। सहायक सेना के निर्धारित व्यय नहीं देने पर अधीनस्थ राजा से उसके राज्य के कुछ उपजाऊ प्रदेश प्राप्त किए गए। संधि में यद्यपि इन राज्यों के इनको आंतरिक स्वाधीनता प्राप्त थी, किंतु वास्तविक रूप में उन्हें कोई स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। अंग्रेज रेजिडेंट का लगातार हस्तक्षेप होता था। अवध राज 19वीं सदी के मध्य तक पूर्ण रूप से अधिकृत कर लिया गया था। नाम मात्र को नवाब का अधिकार था, किंतु अंत में कुशासन का आरोप लगाकर उसे भी ब्रिटिश साम्राज्य में पूर्ण रूप से विलय कर लिया गया। इसी प्रकार मैसूर और अन्य राज्यों पर भी कुशासन का आरोप लगाकर उनका विलय किया गया। 1841 के बाद दक्षिणी बर्मा, सिंध और पंजाब के प्रदेश तथा असम का क्षेत्र विजय कर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। अब हम देखेंगे डलहौजी की नीति के विषय में।